नमस्कार, मी प्रज्ञा पोवळे. माझा महाकट्टा को प्रेझेंटेड बाय रामबंधू लोणचं, यशोधा रियाल्टी, कारगिल ॲनिमल न्यूट्रिशन, को पॉवर्ड बाय चंदुकाका सराफ ज्वेल्स, चितळे तूप, MSCIT, निसर्ग हर्ब्स, आर्यन ग्रुप ऑफ कंपनीज, माचो हिंड्स, पार्टनर्ड बाय कॉटन किंग, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक, ॲलन लॅबोरेटरीज, कृषक ॲग्रो बारामती, आकाश इन्स्टिट्यूट. या माझा महाकट्ट्याच्या पुढच्या सत्राच्या आपल्या पाहुण्या आहेत जया किशोरी जी. जया किशोरी जी पिछले 13 सालों में बहुत से मान्यवर यहाँ पर पधारे. उन्होंने कुछ यादें हमारे साथ साझा की. आज हम सौभाग्यशाली समझ रहे कि आप हमारे साथ हैं. खरं पाहायला गेलं तर राजस्थानच्या मातीमध्ये कृष्णप्रेम मुरलेलं आहे. याच राजस्थानच्या मातीत जन्मलेली मीरा कृष्णमय झाली आणि याच मातीत जन्मलेल्या जया किशोरीजी कृष्णप्रेमात इतक्या रमल्या की त्यांना किशोरी ही पदवी मिळाली. राममंदिराच्या लोकार्पणावेळी घराघरात राम आएंगे म्हणत जो आवाज सुमधूर आवाज घुमत होता तो आवाज जया किशोरीजींचाच होता. वयाच्या 7व्या वर्षी त्यांनी पहिल्यांदा कोलकात्याच्या बसंत महोत्सवात भजन गायलं आणि श्रोतृवर्ग मंत्रमुग्ध झाला. तेव्हापासून आजपर्यंत जया किशोरीजींनी आपल्या वाणीनं आणि सुश्राव्य आवाजानं अनेकांना तृप्त केलं आहे. आपल्या आजोबांपासून प्रेरित होऊन त्यांनी अध्यात्माची कास धरली. अध्यात्म आणि भक्ती या उतारवयात करायच्या गोष्टी आहेत या दृष्टिकोनाला छेद देत त्यांनी बालवयात भक्तीचा मार्ग निवडला आणि जगभरातल्या तरुणाईला आपल्या भजनामधून, कथावाचनामधून कृष्णप्रेमाचं महत्त्व पटवून दिलं आणि आपलं आयुष्य योग्य मार्गावर आणण्यासाठी मार्गदर्शनसुद्धा केलं. यासाठी त्यांना 2016मध्ये आदर्श युवा आध्यात्मिक गुरु आणि 2024मध्ये नॅशनल क्रिएटर अवॉर्ड मिळाला. आज महाकट्ट्याच्या निमित्तानं याच प्रवासाचा अध्याय उलगडूया. जया किशोरी जी, आपसे अनुरोध है आप मंच पर आइए आणि त्यासोबतच राजीव सरांनाही विनंती की त्यांनी मंचावर यावं. किशोरी जी, आप जब आई हो, अंदर जैसे ही आई तो एक पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली पूरे माहौल में फैल गई. क्या आपको ये इस तरह का अनुभव देना अब आपकी आदत हो चुकी है कि जहाँ भी जाओ एक पॉजिटिविटी का माहौल पूरा मैं बना ही दूँ? ये देखिए, मैं जानबूझ के नहीं देती. आई थिंक इट कम्स नेचुरली. आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी मुझे ऐसा लगता है जब आप अंदर से खुश होते हैं, आप अंदर से आपके इंटेंशंस अच्छे होते हैं, तो आप अपने आप ही अपने आसपास वालों को खुश कर पाते बिना कुछ किए. और वही जब आपके खुद के अंदर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं और आप बहुत लो हैं, तो आई थिंक वो वाइब्रेशंस भी बाहर जाती है. और कई बार हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, पर उनके साथ रहकर हमें अच्छा नहीं लगता है. तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द वाइब्रेशंस यू हैव. तो मेरे लिए भी शायद यही है. तो भगवान की कृपा से अभी खुश है तो खुशी बांट रहे हैं. लेकिन ये जो आपने बात कही कि कई बार ऐसा होता है कि कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक आध व्यक्ति सामने आ जाए तो अंदर से क्यों पता नहीं कुछ तो अजीब सा लगता है और कुछ लोगों को सिर्फ देखने से भी एक पॉजिटिविटी फैल जाती है. क्यों होता है ये? एग्जैक्टली जैसा मैंने कहा कि वो उनकी वाइब्रेशंस है. कई बार व्यक्ति खुद अच्छे माहौल में नहीं होता, वो बाहर से भले ही स्माइल कर रहा है पर या तो वो अंदर से बहुत दुखी है, बहुत लो है, और या फिर वो बाहर से बहुत अच्छा बन रहा है पर अंदर से वो बिल्कुल अच्छा नहीं है. उसके थॉट्स अच्छे नहीं हैं. तो मुझे ऐसा लगता है उस वक्त आप अपने आप ही वो वाइब्स फील कर पाते हैं, जिसे हम एक शब्द में ऑरा भी कहते हैं. और जो विचार अच्छे रखते हैं, आप उनके आसपास जाते हैं, आप अपने आप अच्छा महसूस करते हैं. तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है किसी को जज करने का पहली मीटिंग में, कि आप उनके साथ कैसा फील करते हो. बहुत तरीक़ों से साइंस भी ये बात कहता है, साइकोलॉजी भी कहती है कि आपकी बॉडी भी आपको रिएक्शन देती है कि सामने वाला आपकी लाइफ में अच्छा है कि नहीं है. तो किसी से मिलने के बाद आप बहुत अच्छा फील करते हैं तो वो इंसान अच्छा है. किसी से मिलने के बाद आप बहुत लो फील करते हैं, आपकी तबीयत अच्छी नहीं लगती है, तो आई थिंक वो व्यक्ति अच्छा नहीं है आपके लिए. हो सकता है वो अपनी लाइफ में अच्छा हो बट आपकी पर्टिकुलरली लाइफ में अच्छा नहीं है. और एज अ मारवाड़ी, जिसे हम नज़र का नाम देते हैं,
कि अरे नज़र लग गई पर एक्चुअली नज़र नहीं लगती। मुझे लगता है किसी ऐसे वाइब्रेशन के आसपास थे जो हमसे मैच नहीं कर रहा था, तो हमारी बॉडी अब लो फील कर रही है उसके बाद। लेकिन ये हमेशा ऐसा रहता है कि बार बार मिलने से उसमें चेंज भी आ सकता है। मतलब अगर मजबूरन मिलना ही पड़े, उसके सामने जाना ही पड़े, अंदर से कितनी भी इच्छा हो कि अरे नहीं मैं जाऊं उसके साथ, तो मुझे बहुत लो होता है, लेकिन क्या करूं, मेरा बॉस ही है। ये आप कहीं और इशारा तो नहीं कर रहे हैं? फिर आप मेडिटेशन करिए फिर जैसा होता है ना कि हम जब जंक खाते हैं तो डिटॉक्स करते हैं, तो जब आप पूरे दिन बॉस के साथ बिता रहे हैं तो घर आके आने और थोड़ा ध्यान करिए, नाम जप करिए, तो ऑरा क्लेंजिंग करिए। ये बहुत सारे तरीके होते हैं कि जब मजबूरी में ऐसे लोगों के साथ रहना पड़े तो फिर खुद को कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। तो मतलब आप ये कह रही है कि अगर बॉस को, ऐसे वाला बॉस अगर है और उसके साथ आपकी मुलाकात होने वाली है, तो पहले थोड़ा ध्यान करिए। पहले भी बाद में भी तो जाने से पहले अपने अंदर शक्ति ग्रहण करिए, फिर आने के बाद ऑरा क्लेंस करिए कि जो भी वो सब बाहर चला जाए। किशोरी जी, मतलब मुझे याद है जब मैंने आपके वीडियो कुछ तो जब पहली बार देखा तो मुझे बड़ा मतलब मुझे आश्चर्य लगा था। इतनी छोटी बच्ची, इतनी सुंदर बच्ची, इतनी प्यारी बातें कर रही है, इतनी इंटरेस्टिंग बातें कर रही है। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मतलब देश के हर एक के मन में ये सवाल आया। लेकिन जब आपने इसकी शुरुआत की, जब 7-8 साल की थी, तो ये आपका यही पाथ आगे रहेगा, ये आपको कब रियलाइज़ हुआ? आपने जब 7 साल की उम्र में भजन गाया तब तो आपके मन में, दिमाग में ये तो होगा ही नहीं। तो ये रहेगा पाथ, इसी को परस्यू करना है, ये एक्चुअली कौन सा मोमेंट था, कैसे हुआ शुरू? मुझे लगता है मोस्टली मेरी एज 14-15 साल की थी। तब आप थोड़े समझदार हो जाते हैं। मैं अपने एज से देखिए ऐसे भी जल्दी समझदार हुई, क्योंकि मैंने 7-8 साल में लिटरली काम करना शुरू कर दिया था, चाहे भजन गाने के ही तौर तरीक़ों से। 12 साल की थी मैं तब मैंने पहली कथा कर ली थी, और ये सब कुछ बस बाय चांस हो रहा था कि मुझे भजन गाना अच्छा लगता था, मैंने गाना शुरू कर दिया, लोगों को अच्छा लगा, उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया। तो मतलब कुछ भी ऐसा प्लान्ड नहीं था कि ओ ये करियर बन सकता है। हमें, मेरी फैमिली में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, हाँ सब इंजीनियर्स है, MBA CA, पूरा घर मेरा यही सब है। सो आई वॉज द फर्स्ट वन जो इस क्षेत्र में एंटर करी थी। तो जेन्युइनली किसी को नहीं पता था क्षेत्र में होता क्या है, कि कैसे आगे ले जाए, बच्चे को क्या करे। तो हम तो बस अच्छा काम कर रहे थे। कोई ऐसे कहता कि भाई आप आइए कुछ गाइए, मैं चली जाती थी, गा देती थी। मुझे भी अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे डे 1 से भगवान की बातें, शास्त्रों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, और ये हमारे घर का माहौल था। मैं इस कार्य में निकल गई अलग बात है, पर ये माहौल हम सबको दिया गया है। मेरे बहन भाई, कज़िन्स, ये पूरे घर का माहौल है कि हम रोज़ हनुमान चालीसा करते हैं, हम हफ्ते में 1 दिन कीर्तन करते हैं, हम शास्त्रों को पढ़ते हैं। जो बच्चे हैं उनको कहानियों के तौर पे उनके माँ बाप पढ़ाते हैं। तो हमारा आई थिंक इंक्लिनेशन भगवान के प्रति हमेशा से है। मेरा ज़्यादा ही हो गया कि मुझे इन चीज़ों को करते हुए भी बहुत आनंद आने लगा। तो आई थिंक फिर 14-15 ईयर्स की एज में जब कथा भी बहुत अच्छे से होने लगी, तब कथा थोड़ा क्या अलग कार्य हो जाता है। तब मुझे पता चला कि अरे आपको लोग भगवान के नज़रिए से देखते हैं, और जब मुझे लोग ऐसे देखने लगे मुझे बड़ा अटपटा लगने लगा। तो तब मैंने अपने पिता से पहली बार ये प्रश्न जाके पूछा था कि पापा मैं कुछ बहुत सीरियस काम कर रही हूँ क्या मतलब ये ऐसे क्यों मेरे साथ बिहेव करते हैं जैसे मैंने इनकी ज़िंदगी बदल दी या कुछ है। तो तब फिर मेरे पिता ने कहा कि चलो अब ये तैयार है डिस्कशन के लिए, और हम 2-3 घंटे फुल ऑन डिस्कशन में बैठे, जब मेरे पिता ने मुझे सब कुछ बताया है कि क्षेत्र क्या हो सकता है, यहाँ कितनी गालियाँ पड़ सकती है, कितनी तालियाँ बज सकती है। तो उन्होंने सब कुछ क्लियर करके फिर मुझे कहा अब बताओ क्या करना है, क्योंकि अब बच्ची नहीं हो, अब तुम बड़ी हो रही हो, अब समझदार हो रही हो। और 15-16 की एज में हम ऐसे भी चुनने लग जाते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, यानी आप लाइफ के डिसीजंस लेने लग जाते हो। तो उन्होंने कहा आप बताओ क्या करना है, आप जो बोलोगे हम उसमें साथ खड़े हैं आपके।
और मुझे नहीं पता मैंने क्या सोच के उस वक्त ये कहा था, जबकि मुझे बहुत ही डरा दिया गया था कि ऐसा होगा, बट मैंने कहा चलो जो भी होगा करना तो मुझे यही है। तो ये आई थिंक वो मेरे लास्ट वर्ड्स थे। उसके बाद मैंने कभी बैठ के सोचा नहीं कि अच्छा करूं कि नहीं करूं। वो लास्ट टाइम था जब मैंने सोचा था कि क्या है क्या नहीं, पर करना मुझे ये है। लेकिन 7 से 14-15 साल तक का जो बीच वाला ये जो पीरियड है, यहाँ पे बच्चों का खेलना, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जिसको आपको छोड़ना पड़ा होगा। आपने छोड़ा था कि वो करते करते आप ये भी करती थी? देखिए, पूर्ण रूप से नहीं कहूँगी कि एकदम ही छोड़ दिया, पर अगर बच्चे 80% खेल रहे हैं, 20% पढ़ रहे हैं, तो मैं 80% पढ़ती थी, 20% खेलती थी। तो कहीं ना कहीं मैंने बचपन खोया उस चीज़ में, क्योंकि मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड मेरा बचपन था। 13-14 साल की उम्र तक तो मैंने अच्छा काम कर लिया था कि लोग थोड़ा जानने लग गए थे, तो आप एक स्थान पे आ जाते हो जहाँ आप सीरियस हो जाते हो कि अच्छा अब आपको पता है क्या करना है। उससे पहले मैंने एक संघर्ष ही किया कि आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। और हर क्षेत्र में मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो अध्यात्म में भी ऐसा है। तो मुझे लगता है मुझे दुनिया का वो चेहरा एक बहुत छोटी एज में दिख गया था कि उस वक्त भी मैंने जो रिजेक्शन हैंडल किया, जो इंसल्ट हैंडल करी, तो मुझे लगता है थोड़े बड़े होने के बाद मुझे फील होने लगा कि अगर कोई 7-8 साल के बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है और ओके हो सकता है इस चीज़ को लेकर कि अरे वो बच्चा क्या सोचेगा या उसके मन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो पूरी ज़िंदगी उस बात को, उस इंसल्ट को याद रख सकता है, उसके बाद भी अगर व्यक्ति ने किया, तो दुनिया बहुत ख़राब है। आप विश्वास नहीं कर सकते इसके ऊपर। ये मैंने बहुत छोटी एज में समझ लिया था। तो मुझे लगता है बचपन मेरा संघर्ष का समय था। बड़े होते तक तो मुझे आदत लग गई थी इन चीज़ों की। लोग आपका मत्सर, जेलस किस लिए हो वो आपके हाथ में नहीं होता। लोग किसी भी कारण जेलसी उनमें आ जाती है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में क्लास में अच्छा पढ़ने वाला, अच्छा दिखने वाली लड़की, बाकी उसके जो कलीग्स है उनमें उसके बारे में हेट्रेड होता है क्योंकि वो अच्छा है या अच्छी है, सुंदर है, कुछ भी। तो इस जेलसी का सामना आपको भी करना पड़ा होगा, आपको पता नहीं? नहीं करना पड़ा। पहला सोशल मीडिया तब तक आया नहीं था इतना तो मेरे दोस्तों को पता ही नहीं था कि मैं कर क्या रही हूँ। मतलब आई थिंक मुझे लगता है बहुत आगे जाके उस समय ना ये अंग्रेज़ी सीखने का बहुत चाव चढ़ा था सबको। तो मोस्टली सब पेरेंट्स अपने बच्चों को ना इंग्लिश पेपर ही पढ़ा रहे होते थे, हिंदी पेपर पढ़ाते ही नहीं थे। और कथाओं उनके बारे में जनरली हिंदी पेपर में आता है। तो एक दिन मेरी किसी दोस्त ने हिंदी पेपर में एक एडवर्टीज़मेंट देख लिया मेरा कि कथा हो रही है, तो एक बड़ा पेज छपा होता। उसने आके मुझे बोला, भाई ऐसा क्या, तुम्हारा क्यों चेहरा लगा है इसमें? तो तब मैंने फिर अपने दोस्तों को बताया, कह रही तुम लोगों नहीं पता, मैं जानते हैं मुझे लोग बहुत तो अगेन, पर तब तक मेरे इतने अच्छे दोस्त बन चुके थे कि उनको बहुत खुशी हुई इस चीज़ से। लेकिन आपने बताया नहीं था, आपने अपने दोस्तों को भी बताया नहीं था, क्यों? मुझे पता नहीं था। मुझे लगा पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, अलग दुनिया है, मेरी अलग दुनिया है। जब तक हम बहुत अच्छे दोस्त नहीं बने और जब तक वो सामने से मुझे उन्होंने पूछा नहीं, मैंने उनको कुछ नहीं बताया था। और मुझे लगता है कि एक डिवीज़न भी क्रिएट होता है जब आप ये दिखाते हो कि आप कुछ अलग कर रहे हो, तो वो आपको अलग देखने भी लगते हैं। तो मैंने कभी वो अलग आने ही नहीं दिया जब तक उन्होंने मुझे उस चीज़ के लिए पूछना शुरू नहीं किया। तब तक आई वॉज़ वेरी नॉर्मल विद देम कि जैसे आप ऐसे मैं, हम कुछ अलग नहीं करें, हम एक जैसे दोनों। और दूसरा आपने कहा पढ़ाई में मैं कुछ खास थी नहीं, आई वॉज़ एन एवरेज स्टूडेंट, क्योंकि मैं कथाओं का काम इतना कर रही थी कि मैं 2 काम एक साथ नहीं कर सकती थी। तो मेरे पिता ने बस मुझे एक ही चीज़ कही थी कि बेटा फेल नहीं होना बस आप फेल मत हो आप, क्योंकि मुझे पता है मेहनत कर रहे हो आप, यहाँ बहुत काम कर रहे हो, बट आई वुड वांट आप एक प्रॉपर एजुकेशन लो। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करी है, बट मैंने वही चलते फिरते करी है कि इतना कर लो कि कुछ मेरे अच्छे सब्जेक्ट्स थे जहाँ मैं अच्छे मार्क्स लाती थी, बाकी सब मैं नॉर्मल मार्क्स लेकर। कौन से थे सब्जेक्ट्स? मैथ्स, साइंस बहुत अच्छे होंगे, ज्योग्राफी बहुत अच्छा होगा। कुछ भी नहीं इनमें से हिंदी, इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज। और मैथ्स के साथ कैसा था रिलेशन? बहुत गंदा, मतलब गंदा नहीं, बहुत गंदा। मतलब मुझे आज भी याद है कि जब 12th के बोर्ड्स मैंने पास किए, रिज़ल्ट आ गया और ठीक है अच्छे मार्क्स आए मेरे। आई थिंक उस समय CGPA चलता था, मेरा 7.9 CGPA आया था। और
उसके बाद मेरे जो ट्यूटर थे जो मुझे मैथ्स पढ़ाते थे, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा हैम्पर दिया था, जस्ट टू से कि बेटा मुझे लगा था तुम फेल ही होने वाली हो, पर मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस ख़त्म नहीं करना चाहता था। पर जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था मुझे लगा नहीं था ये बच्ची पास हो जाएगी। तो ये हालत थी मेरी, मैथ्स, अकाउंट्स, मुझे ये सब चीज़ कभी पसंद नहीं आए और आज तक मुझे समझ नहीं आता इन चीज़ों के बारे में। आपके पॉडकास्ट और आपके प्रवचन और ये बहुत पॉपुलर है, मतलब लाखों में उसके व्यूज़ और ये है, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मतलब बच्ची ही है लेकिन पेरेंटिंग के बारे में बता रही है, ये पूरे एजुकेशनल सिस्टम के बारे में बोल रही है, ये फैमिली लाइफ के बारे में बोल रही है, मतलब जहाँ तक ये पहुँची ही नहीं है। तो ये कहाँ से आता है, कहाँ से आया है ये? देखिए मैं पर्सनली नहीं पहुंची हूँ, पर मैं रहती तो परिवार में ही हूँ ना, तो मैं देख रही हूँ। अब जैसे पेरेंटिंग की जब बात होती है तो मैं एक ऐसे एज में हूँ जहाँ अब मैं अपने आप को भी पूरा समझ चुकी हूँ, मैं अपने माँ बाप को भी समझ चुकी हूँ। अब मैं उस एज में हूँ जहाँ मैं अपने पिता को, माता को ये बोल सकती हूँ कि ये काम आपने बहुत अच्छा किया और ये आपने उस एज में अच्छा नहीं किया था, अगर आप इसकी जगह ये करते तो शायद मुझे और अच्छा लगता। ऐसा उदाहरण कुछ बताओ। जैसे मुझे लगता है कि एक एज पे मेरे माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा। पीटते थे? नहीं, मतलब कि बहुत चीज़ें, ये क्या हो रहा है, वो किससे बात कर रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो आप, ये क्यों कर रहे हो। तो उस वक्त भगवान की कृपा रही, पर उस वक्त ना बाहर वाले मुझे बहुत प्रोवोक करते थे कि ओ तुम्हारे पेरेंट ऐसे क्यों हैं, ओ तुम कर लो, तुम उनको बताओ मत। बट अच्छाई ये थी कि क्योंकि अगेन हम आध्यात्मिक डे वन से थे कि उसके बाद भी मैंने वो चीज़ें शेयर की उनके साथ, तो उनको फिर ऐसा लगा कि हाँ हमें थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए। उसके बाद थिंग्स गॉट बेटर। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई उस आध्यात्मिक इन्वायरमेंट में नहीं रहता और बहुत जल्दी फिसल सकता है, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट हो सकता है, रिबेल बन सकता है, ओनली बिकॉज के पेरेंट्स उस वक्त इतनी कड़ाई करके रखे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हम जितने कड़े होंगे उतना ही सुधरेगा। बट द ट्रूथ इज़ उतना वो आपसे छुपाएगा, आपको लगेगा वो कुछ कर नहीं रहा, वो कर सब रहा है, वो आपको बता नहीं रहा। तो कहते हैं जितने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं वो उतने बेहतरीन लायर्स पैदा करते हैं। ये सच है, उनके बच्चे उतने अच्छे से झूठ बोलना जानते हैं। तो उस दिन के बाद आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने बहुत सुंदर तरीके से जो फ्रीडम है मेरी डिज़ाइन करी, एंड आई फील वेरी हैप्पी विद दैट। तो ऐसे डिस्कशंस हम करते रहते हैं और मेरी फैमिली में एक बहुत अच्छा रिचुअल है, हम हर कुछ दिन में चारों बैठते हैं, हम एक सोसाइटल टॉपिक उठाते हैं, कभी शादी, कभी परवरिश, कभी कुछ, और हम चारों उस पर डिबेट करते हैं। तो जो एक्चुअल आपके आर पार डिबेट से सब इत्यादि होते रहते हैं ना, जहाँ सारे पॉलिटिशियंस आते हैं बातचीत करें, ये हमारे घर पे भी चलता है। और उस चीज़ में एक चीज़ खासियत है कि बोल दिया जाता है कि जब तक वो डिबेट चलेगा तब तक कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी की माता नहीं, क्योंकि वो डिबेट के बीच फिर आप वो कार्ड नहीं खेल सकते कि ओ तुम मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते, फिर डिबेट चल रहा है। तो अभी हम अपनी बात रखेंगे, अपने तरीके से रखेंगे। तो उस वजह से भी मुझे बहुत ज्ञान मिलता है, मुझे एक एक टॉपिक पे 4-4 लोगों का मत मिलता है। जया जी, प्रोफेशन कोई भी हो उसके लिए प्रिपरेशन तो ज़रूरी होता है। अभी आप राम कथा करते हो, प्रवचन करते हो, तो इन सब की प्रिपरेशन कैसे होती है आपकी खुद की? उसके लिए भी आपको मतलब हर बार खुद को नॉलेज को ब्रशअप करना पड़ता होगा। क्या टाइप की प्रिपरेशन होती है आपकी? देखिए पहला तो आपको शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है। तो मैंने जब पहली कथा करी मायरा, उसकी पूरी शिक्षा मुझे मेरे पिता से मिली, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज़ हुई जब हमने मायरा किया था तो मेरे पिता एक स्वामी जी है, स्वामी राम सुखदास जी, ही इज़ नो मोर। तो उनकी कथा मेरे दादाजी के टाइम से सुनते आ रहे हैं लोग, मेरे घर पे वो कथा बहुत, उनकी कैसेट्स आती थी, तो मैंने वो कैसेट ही अपने घर में सुनी थी। और मैंने उस कैसेट को सुन के अपने पिता को कहा था कि जो भी है मुझे ये करना है। अगेन आई ऑलवेज से मेरी लाइफ में सब कुछ डेस्टिनी था, कुछ प्लानिंग से नहीं है। मुझे वो कथा ठीक से समझ भी नहीं आई थी, अच्छा, पर फिर भी मैंने उनको बोल दिया मुझे करना है। फिर मुझे 1.5 साल उसको तैयार करने में लगा, और उस तैयारी में मेरे माता पिता एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम उन्होंने प्ले किया। अधिकतर पढ़ाई उन्होंने करी, फिर मुझे पढ़ाया, कि उस एज में मैं 10-11 साल की थी, आपको इतना समझ ही नहीं आता है, आपको आपके पेरेंट्स ही पढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने पढ़ाया।
फिर आई थिंक आई वॉज 17 और 18 जब मैंने श्रीमद् भागवत करी। उसके लिए आपको दीक्षा लेनी पड़ती है, ये तो परंपरा है, आप अपने मन से नहीं कर सकते। तो मैंने फिर एक भगवत आचार्य है, उनके साथ पंडित विनोद जी सहल, उनसे दीक्षा ली भागवत की। अच्छा। उनसे सीखा भागवत पूरी तरीके से, फिर खुद की तैयारियां करी, फिर मैंने बाकी जितने स्क्रिप्चर्स हैं उनको भी पढ़ा, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ी, संगीत सीखा। तो ये सब करके हम तैयार होकर फिर गए थे। तो अगेन हाँ, प्रिपरेशन तो है और अभी भी होती है, अभी भी जाने से पहले आपकी पढ़ाई तो चलती रहती है। अब बस ये है कि कथा मुझे याद हो चुकी है, तो अब कथा के लिए मुझे प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, पर अब कथा करने के बाद आप पर जिम्मेदारियां बहुत आ गई है। तब कथा के माध्यम से कैसे आप सामाजिक इश्यूज़ के बारे में बात कर सकते हो, कथा से मुड़ के भी नहीं, उसके बीच रहकर उसकी पढ़ाई मेरी चलती रहती है। आप घर घर में पहुंची जब आपका जो राम का भजन है वो वायरल से भी आगे चला गया था। तो यहाँ पे माझा के मंच पे अगर आप 2 लाइंस गुनगुना सके, मुझे पता है कि आपको खांसी हो रही है लेकिन फिर भी। हाँ, तो बस मैं ज़रूर गा दूंगी, पर प्लीज़ मुझे आज जज मत करिएगा, मैं इससे अच्छा गाती हूँ। आज मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, पर मुझे लगता है कि समय भी सही है, राम मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। और जब इनॉग्रेशन हुआ था मुझे वो भी सौभाग्य मिला था जाने का, और अब तैयार होने पर मुझे आपकी वजह से सौभाग्य मिला है फिर गाने का। हाँ। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, श्री राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। सध्या प्रत्येकाच्या लाइफमध्ये ऑलमोस्ट सभी के लाइफ में 2 एस बहुत बड़े विलन बन चुके हैं, वन इज़ स्ट्रेस एंड वन इज़ सेल्फ डाउट। आप भी इससे स्ट्रगल करती है या फिर स्ट्रेस से सेल्फ डाउट से ओवरकम कैसे करना है याच्यावर मात कशी करायची? ओके, तो मुझे एक चीज़ गॉड गिफ्ट मिली है जिसके लिए मैं कहती हूँ कि मैंने उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं की है, बाकी चीज़ों में मेहनत की, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। मुझे सेल्फ डाउट कभी नहीं होता, मुझे लगता है कि नहीं, आई कैन डू एनीथिंग, मैं अगर मेहनत करूँगी आई कैन डू एनीथिंग, मैं कोई भी चीज़ कर सकती हूँ, बस मुझे मेहनत सही करनी पड़ेगी। तो ये मुझे नहीं, सेल्फ डाउट नहीं। स्ट्रेस डेफिनेटली होता है क्योंकि इतना काम आप कर रहे हो और मुझे नई नई चीज़ें करने का बहुत शौक़ है। तो अगेन मुझे ना जो संस्कार दिए गए वो कभी कभी मेरे पिता को अब लगता है मुझे लाइन नहीं बोलनी चाहिए थी इसको, क्योंकि अब ये ज़्यादा ही काम खोल के बैठ रही है। तो मेरे पिता ने मुझे कहा था कि बहता पानी निर्मला, कि जब तक पानी बहता रहता है ना, साफ़ रहता है, जहाँ वो रुकने लगता है उसमें गंदगी इकट्ठा होने लगती है, तो बेटा रुकना नहीं। और ये बात मेरे दिमाग में इतनी बैठी कि मुझे हर वक्त ऐसा लगता है कि हर कुछ समय में कुछ नया करो, कुछ नया करो। तो उस चक्कर में ना मैंने बहुत नए काम खोल लिए। तो आप चाहे कथा कर रहे हो, आप मोटिवेशन कर रहे हो, मैंने किताब लिख ली, और प्रोजेक्ट्स है, रिकॉर्ड लेबल किया, प्रोडक्शन हाउस किया, तो स्ट्रेस हो जाता है। फिर जब आपको हर जगह से कॉल आ रहे हैं ना, अब क्या, और आपको लगता है कि बंद करो तो स्ट्रेस होता है। पर अगेन फिर उस वक्त मैं ध्यान करने बैठ जाती हूँ और मैं भजन सुनने बैठ जाती हूँ। तो मैं स्ट्रेस करती हूँ, मैं ओवर स्ट्रेस में नहीं जाती। जहाँ मुझे लगता है कि स्ट्रेस मुझे बीमार करने की कोशिश कर रहा है, मेरे काम को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, मैं उसी वक्त एक ब्रेक ले लेती हूँ। तो मैं फिर 2-4 दिन थोड़ा अपने मी टाइम से समय लेकर फिर वापस काम में आती हूँ। तो आई थिंक दिस इज़ हाउ आई सॉल्व माई स्ट्रेस। वो स्ट्रेस बिल्कुल होता है, सेल्फ डाउट नहीं। और सेल्फ डाउट अगेन इसके पीछे शायद मेरा रीज़न हो सकता है बिकॉज मुझे ईश्वर पे बहुत भरोसा है। हम मानते हैं कर्म जो करते हैं, मेहनत जो करते हैं, उनको फल मिलता है। तो अगर करूँगी तो फल मिलेगा, नहीं कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा। तो ज़बरदस्ती का कॉन्फिडेंस भी नहीं हो सकता कि मेरे साथ तो सब अच्छा होगा। बट ये है कि अगर मैंने काम किया तो अच्छा होगा, फिर कोई नहीं रोक सकता। अजून एक प्रश्न असा विचारायचा होता की जेव्हा माणूस अध्यात्माशी जोडलेला असतो तेव्हा खूप लोकांच्या नजरेत एक इम्प्रेशन असतं की भगवी कपडे, भगवे वस्त्र, फार काही फॅन्सी ज्वेलरी नाही, मेकअप नाही, काही नाही, साधे कपडे, साधी राहणी। तुम्ही छान बॅलन्स आउट करता,
सो हे डिफिकल्ट आहे तुमच्यासाठी किंवा तुम्ही कसं मॅनेज करता हे? स्टार्ट में प्रॉब्लम हुई थी मुझे, क्योंकि अगेन जो इम्प्रेशन बनाया हुआ है उसके हिसाब से लोगों को आप पसंद नहीं आते हो। बट मुझे ऐसा लगता है ये इम्प्रेशन भी ना हमने नहीं बनाया है। जैसे मैं कहती हूँ कई चीज़ें मुझे नहीं पता कौन शुरू करके चला गया, शायद वो इन्वेजन्स हुए उनकी वजह से हुआ या जो भी। जैसे एक आप सुनेंगे मिथ है कि भक्ति बुढ़ापे का कार्य होता है, बट मुझे लगता है हमारे तो कोई भक्त नहीं है जो बूढ़े होकर भक्ति किए। मीराबाई बहुत छोटी उम्र में, सुदामा जी छोटी उम्र में, नरसिंह जी छोटी उम्र में, सब तो छोटे छोटे थे, शबरी माता छोटी उम्र में। तो कहाँ से ये रीत निकली कि आज घरों में सिर्फ जो बुज़ुर्ग है वही शास्त्र पढ़ रहे होते हैं, युवा पढ़ ही नहीं रहा। और युवा को आप बोल दो तो कहेंगे ये उम्र थोड़ी है, पर हमारी तो यही उम्र थी, गुरुकुल तो यही उम्र थी जब आपको सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। सेकंड, जब कहा गया कि आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए, सादे जीवन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि भगवान के सबसे प्रिय आध्यात्मिक शिष्य अगर कोई रहे तो अर्जुन। सर से पैर तक तो वो जेवर पहनते थे, राजा है, सोने के रथ में बैठते थे। तो भगवान ने तो उनको बोला ही नहीं कभी रथ छोड़ दो, राज्य छोड़ दो, गहने छोड़ दो। तो मुझे ऐसा लगता है फिर हमें क्यों कहेंगे भगवान कि सब छोड़ दो, ये मत करो, वो मत करो, राज्य छोड़ के जंगल चले जाओ, वैराग्य ले लो। तो ये तो बनाई हुई बातें हैं। ये आप अगर आप वैराग्य ले रहे हो तो ये आप पे लागू होते हैं। जहाँ आप बोल रहे हैं कि मैं संसार को त्याग रहा हूँ, फिर आप संसार के बीच रहेंगे तो गलत है। मैंने तो बोला ही नहीं कभी, डे वन से। अगर आप मेरा 15-20 साल मुझे काम करते हुए 23 ईयर्स हो चुके हैं, आप 20 साल पहले भी मेरे इंटरव्यूज़ उठाइए, मैंने कई स्टार्टिंग डेज में मैंने तब भी नहीं बोला। मैं तो तब भी यही कहती थी मैं बिल्कुल नॉर्मल लड़की हूँ। मेरे पिता का भी इंटरव्यू लिया गया था, वो तो तब बता भी रहे शैतानी करती है, डांट भी खाती है हमसे, दोस्त भी है। तो आई वॉज ऑलवेज वेरी क्लियर विथ माई इंटेंशंस कि भाई मुझे काम अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक युवा होने के नाते अगर मैं ये मैसेज दुनिया को दे सकती हूँ कि मैं एक युवा हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है, और उसके साथ अगर मैं आध्यात्मिकता निभा सक रही हूँ, मैं अच्छे इंटेंशंस के साथ चल सक रही हूँ, मैं शास्त्र पढ़ सक रही हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? राम जन्मभूमि पर लगभग 500 साल बाद एक भव्य राम मंदिर अभी निर्माण हुआ है। उसका प्राण प्रतिष्ठा से लेके कल वहाँ भगवा ध्वज फहराया गया। तो उसके क्या मायने हैं, क्या महत्व है ऐसा आपको लगता है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे या कुछ चुनिंदा लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि मंदिर की क्या ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, साइंस चाहिए वगैरह वगैरह। सो आपको क्या लगता है कि क्यों ये महत्वपूर्ण एक बात है हमारे हिस्ट्री के लिए? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहला तो ऑब्वियसली श्रद्धा की बात है, एक इतने लंबे लड़ाई की बात है। बिना मतलब के इतने वर्षों तक कोई लड़ नहीं सकता, और इतने लोग नहीं, मतलब इतने, ऐसा नहीं है कि सब मूर्ख, हम ही बस होशियार जिनको सही लग रहा है। तो अगर इतने लोगों की श्रद्धा जुड़ी है, कुछ तो बात है। तो एक पॉइंट आपकी श्रद्धा। दूसरा ये भी है कि आज ये सब चीज़ें टूरिज़्म भी तो लेकर आती है कि आज आपका कल्चर देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं, वरना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनना चाहिए। मैं ये नहीं कहती सिर्फ मंदिर बनना, वो भी बनना चाहिए, वो भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है और शायद उससे थोड़ा ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बीच में कोई नहीं आ रहा है। लेकिन जिस जगह में जिस चीज़ की लड़ाई हो रही है, लोगों ने उसके लिए त्याग किया है, बलिदान दिया है, उसको हम इतना लाइटली नहीं ले सकते और बोल सकते कि अरे इसकी क्या ज़रूरत है। आप उनके परिवारों से पूछिए जिन्होंने बलिदान दिया, उनके घर में क्या खुशियों की लहर आई होगी जब उनको पहली बार ये न्यूज़ मिली होगी। तो आई डोंट लाइक कि हम जब किसी एक चीज़ को ऊपर करने के लिए किसी और चीज़ को नीचा कर देते हैं। हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इमोशंस भी इम्पॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिकलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल होके इमोशंस को ये नहीं बोल देना कि अरे तो बेवकूफ़ है जो इमोशनल है, नो, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ का बैलेंस बनाइए, और एंड ऑफ द डे देखिए जिनको खुशी होनी थी उनको तो हो गई। तो अब हम तो खुश हैं, बाकी आई डोंट नो। जय जी, हम आपके काम के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन काम के लिए आप पूरे भारत में छोटे छोटे गांवों तक जाती हैं, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है, वो है आपका महाराष्ट्र से जो रिश्ता है वो हम वो जानना चाहेंगे। आपका महाराष्ट्र से रिश्ता भी है, आपको महाराष्ट्रियन क्यूजीन वो भी अच्छा लगता है, उसके बारे में बताइए प्लीज़। तो मेरा ननिहाल है महाराष्ट्र, मेरी मम्मी महाराष्ट्र से है, नागपुर कामठी से। और जब से विवाह हुआ तो काफ़ी महाराष्ट्रियन कल्चर हमारे घर में आ गया। तो मम्मी शादी के बाद से ही हम गणपति बिठाते हैं,
अच्छा। और आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर हमने 25 इयर्स मनाए थे गणपति गणपति के। के। तो मेरे पिता ने यही कहा कि भाई अपनी एनिवर्सरीज मनाते हैं, तो गणेश जी की भी तो एनिवर्सरी है 25वीं। तो हमने बहुत बड़े रूप में गणपति उत्सव किया था। खान पान हमारे घर में बहुत मैं मेरी बहन दोनों को बहुत पसंद है। जैसे मुझे बेसन चावल बहुत पसंद है, मुझे आलू पोहा उसट बहुत पसंद है। वड़ा पाव का जो आई थिंक उसकी क्या कहते हैं अगेन, मतलब अंदर उसका एक शब्द होता है महाराष्ट्रियन, नो एक और आलू बोंडा। आलू बोंडा। यस। तो आप पक्के नागपुर वाले हैं। हाँ, तो मतलब हमारी मम्मी ने हमको बना दिया, उनका मतलब डोमिनेशन महाराष्ट्र का ज़्यादा रहा। तो इन चीज़ों को मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों का। बट अगेन बेसन चावल इज़ माय फेवरेट, मतलब मेरा कंफर्ट फूड है। हम अभी पीछे बात भी कर रहे थे कि मैं कल रात को ही एक कथा से बॉम्बे वापस आई, और रात को आते ही मतलब पहला घर में कदम रखते ही मेरी मम्मी ने कहा क्या खाना है, और मेरे थे शब्द बेसन चावल। कि जब आप थक के आते हो या काम करके आते हो, मेरा कंफर्ट फूड है। तो ये मेरा रिलेशन है, हर साल ननिहाल जाना, तो वहाँ का टोन, वहाँ का खान पान, सब कुछ हमारे अंदर बहुत है। जैसे एक हो हाओ, ये हम बहुत बोलते हैं, हम लोग हाँ बहुत कम बोलते हैं घर में। तो अब मेरे पापा भी ऐसे हो चुके हैं, मेरे पापा भी ऐसे ही बात करते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट महाराष्ट्र डज टू यू। जया जी, जो यंगस्टर्स है आजकल, वो शादी बहुत बाद में, मतलब किस एज में शादी करना चाहते हैं, उनको मतलब ये होता है करियर की भाग दौड़ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, घर का ईएमआई होता है, गाड़ी का ईएमआई होता है, तो उम्र बीत जाती है। तो किस एज में शादी करना सही है हमारे शास्त्रों और इसके ये, और आपके बारे में भी सोशल मीडिया पे शादी के बारे में बहुत चर्चा होती है, उस पर क्या है? आपको यही पूछना था ना लास्ट वाला। देखिए मैं एक बात कहूँ, समय बदल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शादी आपको तब करनी चाहिए जब आप करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं शादी को एक बहुत सुंदर इंस्टीट्यूशन के हिसाब से देखती हूँ, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है प्रेम होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए, शादी के लिए समय होना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास वो सब है, तभी आप किसी और व्यक्ति को अपने जीवन में लाइए, वरना उसका जीवन भी मत खराब करिए। और ये मैं दोनों के लिए, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, कि किसी और को अब जब आप जीवन में लाते हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप उसके लिए रेडी नहीं है तो मत करिए उसको, इससे अच्छा अकेले रहिए। तो अकेले अकेले खुश होना ज़्यादा अच्छा है, ना कि दो व्यक्ति साथ रह के दुखी रहे। तो आई प्रेफर दिस कि जब आपको सही लगे, आप उसके लिए तैयार हो, काबिल हो, आप तब करो। और बाकी ईएमआई वगैरह की बात रही, तो आपको क्या लगता है शादी के बाद कम हो जाएगी और बढ़ेगी? और लोग बढ़ जाएंगे ना, आपको और सामान चाहिए होगा, और धन चाहिए होगा, और महंगाई हो जाएगी। तो इसके भरोसे तो आप मत रुकिएगा शादी के लिए। हाँ, इंसान के लिए रुकिए। बची मेरी बात तो कि जब होनी होगी बता दूंगी मैं। अभी तो कोई इरादा है नहीं, अभी कोई व्यक्ति भी नहीं है ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अब मैं उस एज में रही नहीं जहाँ मैं बोल सकूँ कि अरे अभी तो बहुत टाइम है। सो आई एम ऑल सेट। जहाँ व्यक्ति दिखा हम तो चट मंगनी पट ब्याह कर लेंगे भाई। पर हाँ, अभी व्यक्ति ही नहीं मिला, तो तब तक काम पे फोकस करते हैं। जिस दिन होगी मैं पहली होंगी बताने वाली, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें छुपाने में कोई मज़ा नहीं आता। जिनकी सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा होती है वो है प्रेमानंद जी महाराज, जो राधा प्रेम में डूबे हुए हैं। कभी मुलाकात हुई आपकी हाँ जी, उनसे? हाँ जी, मैं गई थी। कैसा था उनके- अनुभव? बहुत अच्छा। और मैं अपने जन्मदिन के दिन ही गई थी, अभी 13 जुलाई को ही मैं उनके दर्शन करके आई हूँ। बहुत अच्छा था, बहुत सरल है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है उनके पास बैठ के आपको। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बातें भी बताई, क्योंकि कई बार आपको लोग लड़की होने के नाते भी कहते हैं कि भाई लड़कियों का ये कार्य नहीं है, कथा करना उनका काम नहीं है। और मैंने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया था, मुझे कहा गया तो मैंने कहा नहीं, प्रश्न कुछ है ही नहीं, मुझे बस उनसे मिलना है। क्योंकि प्रश्न आप ना, आप जब कॉन्शियस होते हैं, आप सोच रहे हो आपके लोग हैं या कोई आपको दिख रहा है, वो प्रश्न निकलते ही नहीं है मेरे पर्सनली। तो मैंने कहा नहीं नहीं, बस मेरा जन्मदिन है आज, मैं वृंदावन में थी, मुझे लगा अगर दिन की शुरुआत कर सकते हैं तो किसी संत के दर्शन से कर सकते हैं, तो मैं तो बस आपसे मिलने आई हूँ। और उन्होंने बहुत सुंदरता से मुझे कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति में किसी एक का हक नहीं है, पुरुष हो कि महिला, सबको हक है। और मुझे लगा ये बात उठी भी नहीं थी और उन्होंने कह दी, तो ये एक आंसर था उस पूरी दुनिया के लिए जो कहता है कि लड़कियों को हक नहीं है ये काम करने का, व्यास गद्दी पे बैठने का।
मैंने कहा भगवान ने तो भेदभाव किया नहीं और हम भगवान को मानते हैं। उन्होंने किया होता तो वो राधा जी के चरण नहीं दबा रहे होते, अपने ससुराल में रहने नहीं गए होते। आई ऑलवेज से दिस कि ये जितना भेदभाव है ना, ये सब इंसानों का किया हुआ है। आप शास्त्र पढ़ोगे, भगवान ने ऐसे ऐसे काम किए जहाँ पे एकदम बैलेंस बनाया हुआ है। अगर सीता जी ने अपना घर छोड़ा है राम जी के लिए शादी के बाद, तो यहाँ पे विष्णु भगवान ने अपना घर छोड़ा था समुद्र में रहने के लिए। लक्ष्मी माता समुद्र मंथन से आई थी। तो देखा जाए तो विष्णु भगवान घर जमाई है, वो अपने ससुराल में रहते हैं। यहाँ पे जब वो गैया चराने जाते थे, उस समय गैया चराना ऑफिस था, ऑफिस का काम है। गोपियाँ माखन बेचने जाती थी। दोनों बाहर का काम कर रहे हैं, दोनों घर की जिम्मेदारियाँ उठा रहे हैं। तो ये बॉक्स में बंधना हमने शुरू कर दिया, ये इसका काम, ये उसका काम। वही अकेला रहेगा तो पुरुष भी खाना बना ही लेता है ना। और आप होटल में आके बैठते हैं तो खाना तो शेफ़ ही बना रहे हैं, यानी घर के खाने से बोर होके आप शेफ़ के खाने को जाते हैं। एक्चुअली अच्छा खाना तो पुरुष बना रहे हैं। पर अगेन नॉट दैट ये पुरुषों का काम है, कुछ किसी का काम नहीं है। इंसान इतना काबिल हो कि वो हर काम कर पाए जैसे ही उसको ज़रूरत लगे। नहीं, आपने जो कहा विष्णु भगवान समुद्र में अपने ससुराल रहने के लिए गए, वैसे तो शंकर भगवान भी कैलाश पे गए, वो भी संसार मतलब अपने हिमाचल ससुराल राजा, ही गए। हाँ। तो सारे बड़े लोग जो है, अगर बड़ा होना है तो ससुराल जाके रहो। रह नहीं पाएंगे सर। अभी ससुराल जाने में ही होता है ना, कभी बीवी आके कह देती है कि भाई घर जाना। मेरा जाना ज़रूरी है क्या? तो थोड़ी देर जाना नहीं हो पाता। मैं कई बार लोग हमसे कहते हैं कि इक्वालिटी की आप बात करते हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर लेंगे क्या जो कि हम तो कर लेते हैं, हम ऐसी महिलाओं से शादी कर लेते हैं जो फाइनेंशियली हमसे कम होती है। मैंने कहा कर लेगी, पर सीन पूरा उल्टा होना चाहिए। फिर आप घर छोड़ के हमारे आएंगे, आप घर संभालेंगे, आप मेरे माता पिता का ध्यान रखेंगे, आप बच्चों को पालेंगे, हम घर चला लेंगे। पर सीन पूरा उल्टा हो ना। हाफ उल्टा कैसे होगा कि तभी मैं आपके ही घर आऊँ, मैं आपका ही घर संभालूँ? तो दोनों तरफ कैसे आप दोनों हाथ में लड्डू कैसे ले सकते हैं? जैसे हम हमारे करियर के लिए कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ सोचकर किस तरह से आगे बढ़ना है इसकी प्लानिंग करते हैं, तो क्या आप भी ऐसा कुछ करती है ताकि आपकी जो कथा हो, जो आप बोलती है, जो करे, उसमें और वैल्यू एडिशन हो? या साथ ही में हमें एक आध दिन ऑफिस जाने को बहुत बोर भी होता है, तो आपने कोई कथा ले ली हो और आप जाना नहीं चाहती है, ऐसा भी होता है? पहला तो अगेन वैल्यू एडिशन के लिए जैसा मैंने कहा, मैं पढ़ती तो रोज़ हूँ। मतलब दो चीज़ें मेरे एवरीडे लाइफ में कभी मिस नहीं होती है। मेरा खाना मिस हो सकता है, सोना मिस हो सकता है, बट मेरा नाम जप मिस नहीं होता और मेरा स्क्रिप्चर रीडिंग मिस नहीं होता। ये मैं रोज़ करूँगी। ये दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये दो चीज़ मुझे करनी है। तो ये मेरा रोज़ का वैल्यू एडिशन है कि आप रोज़ पढ़ रहे हो, तो मैं कुछ सोच के नहीं पढ़ती कि अच्छा ये काम है, मैं रोज़ पढ़ रही हूँ। आप ज्ञान अर्जित करते जा रहे हो, जब ज़रूरत लगेगी तब दिमाग आपको याद दिला देगा कि आपने ये पढ़ के रखा था, आज इसकी ज़रूरत है। दूसरा, आई वुड से मुझे ये कभी फील नहीं हुआ कि नेचुरली ऐसे कि मुझे नहीं करना, बट डेफिनेटली कुछ 2-3 ऐसी कथाएं हुई थी जब मैं बहुत बीमार थी। मतलब मैं अत्यधिक बीमार, मतलब आप ड्रिप चढ़ के जा रहे हो कथा करने, फिर आके आप ड्रिप चढ़ा रहे हो, उस वक्त आपको मन करता है कि मुझे सोना है, मुझे आराम करना है। और मैंने मुझे याद है बहुत अच्छी घटना हुई थी। तो अमेठी मेरी कथा थी और मैं बहुत बीमार थी, अगेन ड्रिप लगा था मुझे, और वीकनेस मुझे इतनी ज़्यादा थी कि मैं खुद से पानी का ग्लास भी नहीं उठा पा रही थी। और मैं व्यासपीठ पे बैठी हूँ और हम माइक ऊपर करते हैं सेट करने के लिए। तो मैंने जब माइक ऊपर किया तो मेरा हाथ गिर गया और वो हेल्पलेसनेस देख के मुझे बहुत रोना आया। तो मैं व्यासपीठ पे रोने लग गई और मेरे मैनेजर है वो आप पूछे क्या हुआ, और मैंने बस बोला मुझे घर जाना है। तो मेरे पास एक पेपर आया, मेरे पिता जनरली मेरे साथ ट्रैवल करते हैं और मैंने वो पेपर लैमिनेट करा के आज भी अपने बैग में रखा है कि कभी भी मुझे लो फील हो तो उस पेपर पे लिखा था, मेरी बहादुर बेटी, चीयर अप, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे नहीं पता उस पेपर को देखकर मेरे अंदर क्या पावर आया था कि मैंने 3 घंटे की कथा कर ली। तो मुझे लगता है कि ऐसा मेरे साथ 1-2 बार हो चुका है कि जब मैं बहुत शारीरिक तौर से बीमार थी और तब आपको नहीं मन है कि आप स्ट्रॉन्ग बन के बैठो और आप इतनी डीप बातें करें जहाँ पे
एनर्जी लगती है, क्योंकि वो बहुत नॉर्मल बातें नहीं है, वो जीवन को बदल देनी बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं, तो मेंटली भी आप बहुत खर्च होते हैं उस वक्त। तो अगेन बाकी मुझे लगता है अगर आपको मुझे खुश करना है, आप मुझे व्यासपीठ पे बैठा दीजिए। आई एम द हैप्पीएस्ट जब मैं कथा कर रही होती हूँ। रैपिड फायर एक 2-3 सवाल पूछता हूँ लास्ट में। लक्ष्मी पूजन करना चाहिए कि सरस्वती पूजन? ये पूजन तो दोनों का करना चाहिए। देखिए, आपको भगवानों क्या में ज़्यादा लड़ाई नहीं पसंद? कराना आपको चाहिए। ज़्यादा क्या पसंद है, लक्ष्मी पूजन कि नहीं, मैं सरस्वती? एक चीज़ सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि धन आपसे कोई छीन सकता है, आपकी जगह आपसे कोई छीन सकता है, आपकी कला नहीं छीन सकता। तो मेन सरस्वती जी के पीछे भागिए, लक्ष्मी जी आती है अपने आप। तो कला अंदर होगी तो लक्ष्मी आ जाएगी। बट सिर्फ पैसा देख के जाओगे, बिना कला के, बिना टैलेंट के, बिना आर्ट के, तो कितने दिन तक टिकेगी वो चीज़? आपको प्रवचन अच्छा लगता है कि भजन? प्रवचन। अच्छा, और फेवरेट आपका जंक फूड क्या है? आलू बोंडा, वड़ा पाव कि पुचका? पुचका। अध्यात्म इस भारतीय संस्कृति की नींव है। इस भारतीय संस्कृति ने मातृदेवो भव पितृदेवो भव भी सिखाया है। भगवान से आप जितना प्यार करती है उतना ही प्यार आप अपने माता पिता से भी करती है। और एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई आपने हमें कि जब कुछ भी लड़ झगड़ कर नहीं मिलता तो सरेंडर होना चाहिए। नैया के केवट वो बन जाते हैं तो नैया किनारे लग जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आज आप यहाँ पर thank you पधारे so much. और बातचीत की इसके लिए। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।